दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है शंकर केमिस्ट्री के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के बारे में, बहुत ही आसान से शब्दों में, जिसको आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्या थे ब्रोंस्टेड और कौन थे लोरी, इसके बारे में। तो इसकी खोज हुई थी 1923 के अंदर। ब्रोंस्टेड जो कि डेनमार्क के थे, ब्रोंस्टेड डेनमार्क के, और इसी के साथ लोरी जो कि एक अंग्रेज केमिस्ट थे। कौन थे? अंग्रेज केमिस्ट थे। इनके द्वारा ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा की संकल्पना दी गई थी। जैसा कि अपन ने अंतिम क्लास के अंदर पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, कि अम्ल और सार की अपन ने पढ़ी थी आर्यनीस अवधारणा। आर्यनीस अवधारणा में यह था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं, उसको अम्ल कहते थे। जैसे कि ये क्या था? HCl था, जली विलयन में H+ और Cl- आयन दे रहा था। तो ये इसमें H+ क्या हो रहा था? H+ की उपस्थिति के कारण से इसे अपन क्या बोल रहे थे? इसको अपन बोल रहे थे अम्ल। इसी प्रकार से जैसे कि सार की करते बातें, तो उसमें था जली विलयन में यह OH- आयन दे रहा था, Na+ और OH- आयन दे रहा था। चूंकि इस नियम की, इस अवधारणा की कुछ कमियां थी, उसको ठीक करने की कोशिश की थी ब्रोंस्टेड और लोरी के अंदर। तो भी देखते हैं ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा होती क्या है, इन्होंने क्या कहा था। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल और सार की अवधारणा। अम्ल सार की अवधारणा मतलब ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल सार क्या होते हैं। तो इसके अनुसार हो जाएगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन दान करते हैं, प्रोटॉन दान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो कहते हैं प्रोटॉन दान करते हैं। और सार के बारे में कहेंगे, सार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए अपन जाएंगे तो इसको बोलेंगे दोज सब्सटेंस which donate प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड। क्या कहते हैं? प्रोटॉन डोनेट करेंगे उसको बोलेंगे अपन एसिड। और बेस के लिए अपन के बन जाएगी डेफिनेशन, दोज सब्सटेंस विच आर एक्सेप्ट प्रोटॉन, दोज सब्सटेंस विच आर एक्सेप्ट प्रोटॉन। जो क्या करते हैं? प्रोटॉन देते हैं उनको तो बोलेंगे अम्ल, और जो प्रोटॉन लेते हैं उनको बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बन जाएगा HCl है, इसको क्या करें अपन जल में घोलते हैं, तो इससे आपके बन जाएगा, इससे आपके बन जाएगा H, आपके H3O+ हो जाएगा Cl-। क्या किया इस HCl ने? HCl के द्वारा एक H को डोनेट किया गया, इससे क्या बना आपके पास हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनता है। इसी प्रकार से जैसे कि एग्जाम्पल बन जाएगा एसिटिक एसिड है, इससे क्या करते हो आप वाटर में डिजोल्व करते हो, तो इससे आपके बन जाएगा CH3COO- और H3O+ बन रहा है, वापस यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, किसके बारे में? अम्ल के बारे में। अम्ल क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो क्या कहते हैं H+ आयन देते हैं, उसे बोलते हैं अपन अम्ल। और यदि अपन सार की करते बात है, जैसे कि दे रखा है एग्जाम्पल NH3+, अपन इसकी क्रिया किससे करवाते हो? जल के साथ क्रिया करवाते हो। तो अब क्या करेगा? जल का अणु एक इसको दे देगा, ठीक है ना, ये इसको देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास NH4+ और बन जाएगा OH-। क्योंकि देखो अमोनिया के द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण किया गया है, इसलिए क्या लिखा है परिभाषा के अनुसार से, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। इस कारण से यहाँ पर आपके अमोनिया क्या बन जाएगा? सारी प्रकृति। और इस ब्रोंस्टेड-लोरी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो आर्यनीय सिद्धांत अमोनिया की अम्लीय और सारी प्रकृति को नहीं दर्शा रहा था, उसको ब्रोंस्टेड-लोरी के द्वारा अपन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही एक सिंपल तरीके से अपन ने इसको समझाया है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करते हैं उनको बोलते हैं अम्ल, और जो ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? सार कहते हैं। ठीक है, एज इट इज अगर मैं इसको इस रूप में बताता हूं, जैसे कि अमोनिया की रिएक्शन अपन किससे करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये इसकी प्रकृति दे रखी है, एसिडिक प्रकृति दे रखी है, और इसमें अगर ये इसको देगा, यानी क्या करेगा? अमोनिया ले रहा है, इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH4+ और Cl-।
चूंकि क्या हो रहा है, ये NH3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, इस कारण से इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, वापस इसको अपन सारी प्रकृति के अंदर मानते हैं। तो वे पदार्थ जो कहते हैं प्रोटॉन दान करते हैं उनको बोलते हैं अम्ल, और जो ग्रहण करते हैं उनको सार कहते हैं। अभी अपन देखेंगे संयुग्मी स्पीसीज क्या होती है। संयुग्मी स्पीसीज जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड स्पीसीज। कॉन्जुगेटेड स्पीसीज क्या होते हैं, संयुग्मी स्पीसीज क्या होती है, इसके बारे में क्या होगा कि अम्ल प्रोटॉन देकर सार में एवं सार प्रोटॉन ग्रहण करके अम्ल में बदल जाते हैं, क्या हो रहा है, अम्ल क्या कर रहा है, प्रोटॉन देगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति के बारे में कह रहे हैं, इससे क्या बनेगा सार, इसको बोलेंगे अपन संयुग्मी सार, कॉन्जुगेटेड बेस। इसी प्रकार से सार प्रोटॉन ग्रहण करके कहता है अम्ल में बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, जैसे कि दे रखा है आपके पास HCl की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो, वाटर के साथ, और इससे आप क्या बन जाएगा, इससे आपके बन जाएगा, ये इसको दे रहा है और देने के कारण से ये क्या बन जाएगा आपके पास अम्ल, ये दे रहा है, इस कारण से यहाँ पर बन जाएगा Cl- और यहाँ आ जाएगा आपके पास H3O+, क्योंकि ये दे रहा है, देने के कारण से इसकी प्रकृति कैसी बन जाएगी, इसकी प्रकृति अपन की बन जाएगी, इसको बोलेंगे अम्ल, और क्योंकि ये ले रहा है इस कारण से इसकी प्रकृति कैसी बन जाएगी, सार की। और अब इसका देखो जो अम्ल बना है, मैंने क्या लिखा है, अम्ल प्रोटॉन देकर सार में दिया किसने है, इसने, इस कारण से इसको बोलेंगे अपन संयुग्मी सार। क्या बोलेंगे इसको अपन, संयुग्मी सार कहेंगे। और ये क्या सार प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण से अब इसका उल्टा बन जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल इंग्लिश में इसको बोलेंगे एसिड। एसिड ने अगर आप प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो इससे आपके बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। क्या बनेगा इससे आपके पास, कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस था, बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, लेने के कारण से ये कैसा बन जाएगा आपके पास, इसको अपन बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, मैंने लिखा है प्रोटॉन क्या करता है, अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देकर सार में, जिसे क्या बोलेंगे अपन संयुग्मी सार कहते हैं। आपको अगर मैं पेड़ के रूप में बताता हूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ से इस वाली पेड़ को देखो, इस पेड़ में क्या हो रहा है, अम्ल, और यहाँ पे दे रखा है संयुग्मी सार। तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास, अम्ल संयुग्मी सार युग्म बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल संयुग्मी सार युग्म बन जाएगा। एज इट इज अगर आप इसको देखते हो, सार से हो रहा है अम्ल, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, सार संयुग्मी अम्ल युग्म, संयुग्मी अम्ल युग्म बोलेंगे। ठीक है ना। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से दे रखा है कि आपके बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार से क्या होता है, संयुग्मी स्पीसीज यानी कि अम्ल प्रोटॉन दान करके करते हैं, संयुग्मी सार की भांति व्यवहार करते हैं, और सार प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। उभयधर्मी स्पीसीज जिसको बोलते हैं अपन एम्फोटेरिक स्पीसीज। एम्फोटेरिक स्पीसीज क्या होती है, इसमें क्या कहता है, एक ही पदार्थ अम्ल में क्या कहता है, एक तरह वापस क्या कहता है, सार की तरह व्यवहार करता है। यानी कि क्या, इसमें एक ही पदार्थ अम्ल एवं सार की तरह व्यवहार करता है, अम्ल एवं सार की तरह व्यवहार करता है, उसे बोलते हैं अपन उभयधर्मी स्पीसीज। उभयधर्मी स्पीसीज क्या होते हैं, क्या कहता है, एक ही पदार्थ अम्ल की तरह और साथ साथ में सार की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो, जल के साथ क्रिया करवाते हैं। क्या करेगा यहाँ पर, ये इसमें क्या करेगा, ये इसको ग्रहण करेगा, क्योंकि ये क्या करे, इसकी प्रवृत्ति दे रखी है, एसिड दे रखी है, अम्ल है, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देने के कारण से यहाँ पे क्या देगा, Cl- और H3O+, क्योंकि ये दे रहा है और ये ले रहा है, लेने के कारण से इसकी प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी, सारी प्रवृत्ति बन जाएगी। अब मैं अगर
एक और आपको देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि दे रखा है आपके पास अमोनिया दे रखा है, प्लस ले रखा है मैंने जल, क्या ले रखा है, जल ले रखा है। अगर इसकी भी रिएक्शन करवाते हो तो क्या करेगा ये, अब क्या करेगा इसको देता है तो ये तो क्या बन जाएगा, जो ले रहा है जो प्रोटॉन लेता है उससे क्या बोलेंगे अपन, सार ही बोले जाएंगे, ठीक है, बेसिक आ जाएगा, इसको अपन सार बोल सकते हो। और ये क्या बनेगा इसका, क्योंकि दे रहा है इसका ये क्या बन जाएगा आपके पास अम्ल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास अमोनियम आयन NH4 प्लस, और आ जाएगा आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा NH4। अब आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप देखो जल की प्रकृति क्या दे रखी है, मैंने जब इसकी क्रिया HCl से करवाई तो इसकी प्रकृति दे रखी थी क्षारीय, और जब इसकी क्रिया अपन किससे करवा रहे हो, अमोनिया से करवा रहे हो, तो जल की प्रवृत्ति कैसी हो रही है, अम्लीय। यानी कि क्या करा, एक ही पदार्थ अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्या किया यहाँ पर, जल के द्वारा अम्ल के साथ क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाई गई, ठीक इसी प्रकार से जल के द्वारा क्षार के साथ अमोनिया के साथ के अम्लीय दर्शाते हैं। तो ये क्या बनता है आपके पास, इसे बोलते हैं उभयधर्मी स्पीशीज। क्या बोलते हैं अपन, उभयधर्मी, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ आपने दोस्तों को देखा होगा ना इधर के ना इधर के, बड़ी नहीं, हमारे तो दोनों साथ दोस्ती होनी जरूरी रहती है, तो ठीक उसी प्रकार से बनता है। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, उभयधर्मी प्रकृति के। जैसे कि आपने भारत के बारे में पढ़ा हुआ गुट निरपेक्ष पद्धति, ठीक उसी प्रकार से, यानी एक की तरह करता है अम्ल की तरह और क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी प्रकृति कहते हैं। अब देखते हैं अपन अम्ल क्षार की प्रबलता, अम्ल क्षार की प्रबलता, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी करवाया था एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करने से क्या बन जाएगा आपके पास, एसिड से तो बन जाएगा आपके पास कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस से क्या बन जाएगा आपके पास कॉन्जुगेटेड एसिड। अम्ल की क्रिया क्षार से करवाने पर अम्ल किसमें बदलता है, संयुग्मी क्षार के अंदर, और क्षार किसमें बदलता है, संयुग्मी अम्ल के अंदर बदलता है। अब अपन प्रबलता की स्ट्रेंथ की अपन बातें करते हैं, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी ज्यादा होगी, इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो अपन कर रहे हैं अम्ल क्षार की प्रबलता को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उसके बारे में। अम्ल यहाँ पर आपके पास दे रखा है क्षार, ठीक है। अब अम्ल की क्या होती है, अम्ल की प्रबलता स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अम्ल की प्रबलता हो जाएगी आपके पास समानुपाती हो जाएगी H+ आयनों की सांद्रता। क्या आ जाएगी आपके पास, H+ आयनों की सांद्रता। जितने H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी उतनी क्या होती है, अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। इसके अपोजिट अपन किसकी बातें करते हैं, क्षार की प्रबलता की बातें करते हैं। क्षार की प्रबलता की अगर अपन बातें करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, समानुपाती OH- आयनों की सांद्रता के समानुपाती। यानी कि जितने OH- आयन ज्यादा देंगे उतनी क्या होती है, इसकी क्षार की प्रबलता बढ़ती है। जितने H+ आयन ज्यादा होंगे अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। इसी प्रकार से आपके बन जाएगा एज इट इज, अम्ल की प्रबलता हो जाएगी व्युत्क्रमानुपाती 1/OH- आयनों की सांद्रता। जितने क्या होंगे OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है, अम्ल की प्रबलता घटती है। एज इट इज इसका हो जाएगा अपोजिट, क्षार की प्रबलता हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती H+ आयनों की सांद्रता बन जाती है। इसी प्रकार से और अगर मैं आपको बोलूं अम्ल की प्रबलता के बारे में अगर कहता हूं तो क्या आ जाएगा 1/pH, क्या आ जाएगा 1/pH, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/pH। और क्षार की प्रबलता के बारे में बातें करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो अम्ल की प्रबलता क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH, pH के व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पे क्या आ जाएगा pH के, क्षार की प्रबलता pH के समानुपाती होती है। अब एक बार देखते हैं ये pH भला होती क्या है। pH को एक बार अपन बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि pH है क्या। pH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ये प्लस लिखा है मतलब इसको बोलेंगे आयन, और बड़ा कोष्टक क्या, इसको ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव लघु गुणक, इसको बोलते हैं लॉग। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक pH कहलाता है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। अब देखो आपने नॉर्मली से पढ़ा होगा pH के बारे में कि आपने देखा होगा pH का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है, और 7 पे होता है उदासीन। क्या होता है 7 पे उदासीन होता है। जो जो क्या होगा pH का मान 7 से 0 की तरफ बढ़ता है तो क्या होती है, एसिडिक प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता है।
और इसका वाइस वर्सा, यदि अपन कहा जाते हैं 7 से 14 की हो जाते हैं तो बेसिक प्रवृत्ति का मान बढ़ता है। क्या होता है? बेसिक प्रवृत्ति का मान बढ़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देखो जितना पीएच का मान कम आता है एसिडिक प्रबलता स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना क्या होगा पीएच का मान कम होगा उतनी क्या होती है अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। इसका अपोजिट आप देखो यहाँ पर, जितना क्या होगा पीएच का मान बढ़ेगा, देखो पीएच का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा पीएच का मान बढ़ने पर सार की प्रबलता बढ़ती है। फिर अपने मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी समझाया हुआ था इसकी ट्रिक अम्ल के बारे में। अम्ल होता है अनीला, क्या होता है अनीला, क्या करते हैं अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्या करते हैं नीले को लाल में करते हैं। जबकि सार के बारे में पढ़ा था अपन ने सालानी, क्या पढ़ा था अपन ने सालानी, क्या करते हैं सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये आपके पॉइंट बन जाएगा किसके बारे में, आपके बन जाएगा पीएच के बारे में। अगली इसकी बनती है स्ट्रेंथ के बारे में, वो आपके बन जाएगा अगला पॉइंट अपन के बन जाएगा, सॉरी इसको साफ कर देते पूरे को। अगला आपके पॉइंट बन जाएगा अम्ल की प्रबलता, क्या हो जाएगा आपके पास अम्ल की प्रबलता हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके हो जाएगा Ka, क्या हो जाएगा अम्ल की प्रबलता हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, ठीक है ना, सीधे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सार की प्रबलता हो जाएगी 1/Ka। अब ये Ka भेजा हमारी है क्या है, इस Ka को समझना है तो सबसे पहले अपन को एक नियम आता है जिसका नाम है द्रव्यमान अनुपाती क्रिया नियम। उसके अनुसार से क्या होता है उत्पाद की सांद्रता बटा हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। अगर मैं इस HCl को तोड़ता हूं तो HCl के टूटने पर क्या बनेगा आपके पास H+ और क्या बनेगा Cl- बनेगा, यही बनेगा H+ और Cl-। अब क्या हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता, इसको तो बोलते हैं प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं अपन रिएक्टेंट, इसे क्या बोलते हैं अपन रिएक्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H+ की सांद्रता Cl- की सांद्रता बटा क्या आ जाएगा आपके पास HCl की सांद्रता। अब देखो Ka का मान कब बढ़ेगा, जब क्या होगा इस H+ का मान बढ़ेगा, जितना इस H+ का मान बढ़ेगा उतना क्या होगा Ka का मान बढ़ेगा। मैंने क्या लिखा हुआ है कि जितना Ka का मान बढ़ेगा उतनी क्या होती है अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। तो आप समझ रहे हो Ka का मान कब बढ़ेगा, जब क्या होगा H+ आयनों का मान बढ़ेगा, और H+ आयनों का मान बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ आपके पास अम्ल की प्रबलता भी बढ़ती है। अगला आपके बन जाएगा अम्ल की प्रबलता हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपके पास Pka, क्या हो जाएगा अम्ल की प्रबलता हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। अब ये Pk क्या होता है, तो Pka बराबर होता है -Ka, क्या हो जाएगा -Ka। Ka का व्युत्क्रमानुपाती होता है Pka, ये Pk क्या होता है Ka का इनवर्स होता है, यानी कि क्या होगा। अब देखो मैंने बोला है कि Ka का मान बढ़ने पर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा। अब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, और इसका मान क्या होगा बढ़ेगा तो अम्ल की प्रबलता का मान घटता है। इसका इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा सार की प्रबलता हो जाएगा Pka के समानुपाती, क्या हो जाएगा Pka के समानुपाती। और यदि एक अंतिम पॉइंट बनता है इसको वो आपके बन जाएगा अम्ल की प्रबलता हो जाएगा आपके पास, अंतिम पॉइंट बन जाएगा अम्ल की प्रबलता हो जाएगा समानुपाती ऑक्सीकरण अवस्था, इसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो जाएगा इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती होता है। यानी जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है तो क्या होती है इसकी अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, और जब ऑक्सीकरण अवस्था का मान घटता है तो अम्ल की प्रबलता घटती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है HClO, एक आपके दे रखा है HClO4, और इसमें आप बताओ दोनों के अंदर कौन अधिक अम्ल होगा प्रबल, ये वाला या ये वाला। तो देखो इसमें ऑक्सीजन अवस्था को निकालो, ऑक्सीजन की होती है -K2, हाइड्रोजन की +K1। अब देखो -2 में से एक गया -1, तो इक्वल टू यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी +K1। और अगर इसमें आपको दिखता हूँ ऑक्सीजन की होती है -K2 इंटू कितने लिखे नंबर 4, यहाँ जाएगा +1, 8 में से एक गया +7, तो यहाँ पे कितने रेस के ऑक्सीजन अवस्था +7। तो जो जो क्या होता है ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ेगा तो अम्ल क्या होती है प्रबलता बढ़ती है। इस कारण से आप बोल सकते हो कि आपको दे रखा है ठीक है HClO4, ये क्या हो जाएगा ज्यादा बन जाएगा अम्लीय किसकी तुलना में HClO के कंपेयर में, ठीक है। तो अम्ल की प्रबलता ये बन जाएगा, सेम उल्टा आपके बन जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास हो जाएगा सार की प्रबलता क्या आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके बन जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ जाएगा आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। यानी ये जगह होगा ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ेगा तो सार की प्रबलता का मान घटता है। इसको कैसे आप समझोगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ली ना
की रबड़ी सस्ती फ्री, ये आपने पढ़े होंगे। अब इसके अंदर आपने देखे होंगे इनकी सबकी ऑक्सीजन अवस्था का मान कितना होता है, प्लस का 1 होता है। और इसी प्रकार से अगला आपने देखा होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इसमें आपने कितनी देखी इसकी ऑक्सीजन अवस्था, प्लस के 2। अब आपने मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवाया था MgOH2, जिसे क्या बोलते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग किसमें होता है, इसका उपयोग होता है एसिडिटी को कम करने में। इसका उपयोग किसमें होता है, एसिडिटी को कम करने में। अब आपके मन में होगा सर एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से क्या होता है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन क्या बनता है सर, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। बिल्कुल सही बात है, तो अपन इसका प्रयोग क्यों नहीं करते। अरे भाइयों, NaOH का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या इसको उदासीन कर देगा। तो जो भी आप खाना खाओगे ना, फिर वो अंदर का अंदर पचेगा नहीं, अंदर का अंदर पड़ा रहेगा, फिर अपच की समस्या होगी, फिर आपको पाद आएगा, ठीक है, जिसको फाट बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अपन को सिर्फ इसके प्रभाव को कम करना है, वरना खाने का पाचन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए अपन MgOH2 लेते हैं। और MgOH2 कैसा होता है, विक बेस होता है। कैसा होता है, विक बेस होता है। इस कारण से देखो मैंने क्या बोला है, ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ेगा तो सार की प्रबलता का मान घटता है। देखो +2 आ रहा है, ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ा तो सार की प्रबलता का मान घटा। +1 था तो प्रबलता अधिक थी। देखो NaOH को मैंने क्या बोला, इसको बोला स्ट्रॉन्ग बेस बोला है, जबकि मैंने क्या बोला MgOH2 को वीक बेस बोला है। इसी प्रकार से जैसे कि COH2 के बारे में देखा होगा, ये भी किसमें आता है, वीक बेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम दे रखा है, तो कैल्शियम की ऑक्सीजन अवस्था +2 आ रही है, इस कारण कैसा बन जाएगा, वीक बेस। जैसे कि आप KOH को क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, इसकी ऑक्सीजन अवस्था +1 आ रही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि अम्ल और सार की प्रबलता किस किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है। अब अपन के पास ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा की उपयोगिता। अगर इसके अपन यूजेस देखते हैं, क्या क्या इसके मुख्य यूजेस आते हैं, यूजेस के रूप में आप जाओगे तो सबसे फर्स्ट इसका उपयोग तो ये बनता है कि इसके द्वारा, ब्रोंस्टेड-लॉरी के द्वारा अम्ल की सारी प्रकृति की व्याख्या होती है। क्या होती है, सारी प्रवृत्ति की व्याख्या होती है। जो आर्यनियस सिद्धांत नहीं कर पाए उसकी व्याख्या किसने की, अमोनिया ने की। इसी प्रकार से दूसरा आपके बनता है जो क्या कहते हैं, जल अपघटनीय लवण होते हैं। कैसे होते हैं, जल अपघटनीय लवण, उसकी अम्ल और सारी प्रकृति के बारे में भी व्याख्या करता है। क्या कहता है, जल अपघटनीय, जो क्या कहते हैं वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर को भी अच्छी तरह से डिफाइन करता है। तीसरा इसी प्रकार से आपके बन जाएगा, यानी क्या होता है, जलीय वीर्यन के अलावा, जो कहते हैं यानी विलायक के रूप। ये नियम की खासियत है कि जल विलायक में नहीं हो, क्या हो, जल विलायक में नहीं हो, तब भी क्या करता है, अम्ल और सार के प्रकृति की व्याख्या करता है। यानी कि अजलीय, यानी कि जल विलायक नहीं होता। भाई आर्यनियस की सबसे बड़ी कमी तो यही थी ना कि उसको वो सिर्फ जल के अंदर ही बता रहा था, जल के बाहर नहीं कह रहा था, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपन के बन जाएगा, ये क्या था, अणुओं के ऊपर ही सीमित नहीं है। ये थ्योरी केवल क्या है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही थ्योरी बेस नहीं है ये, यानी कि आयनों के क्या है, आयनों के अम्लीय और सारी प्रकृति की भी व्याख्या करती है। आयनों की सारी एवं अम्लीय प्रकृति की भी व्याख्या करती है। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के द्वारा आयनों की, अणुओं की तो करी है, साथ साथ कहते हैं आयनों की भी अम्लीय और सारी प्रकृति की व्याख्या की जाती है। जल विलायक के रूप में नहीं हो उसकी भी व्याख्या की जाती है। जल अपघटनीय लवण होते हैं उनकी अम्लीय सारी प्रकृति की व्याख्या करती है। अमोनिया की ये सारी प्रकृति के बारे में कहता है। और इसके अलावा एक और अंतिम पॉइंट बनता है, वो है क्या कहता है, इस थ्योरी के द्वारा अम्ल सार की, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के द्वारा कहते हैं अम्ल सार की प्रबलता के बारे में भी अपन को ज्ञान मिलता है। फिर से देखो क्या क्या थी इसके यूजेस, क्या है, अम्ल सार की प्रबलता के बारे में अपन को नॉलेज मिलता है। दूसरा, अमोनिया की सारी प्रकृति के बारे में बताता है। तीसरा, लवण, जल अपघटनीय लवण की अम्लीय सारी प्रकृति के बारे में बताता है। अगला है कि जल विलायक के रूप में नहीं हो तब भी क्या करता है, ये अम्ल सार की प्रकृति के बारे में बताता है। और अंतिम पॉइंट बताता है, अणुओं के अलावा ये आयनों की भी अम्लीय सारी प्रकृति को स्पष्ट करता है। तो ये आपकी बनती है उपयोगिता। अब देखते हैं इसकी ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा की सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या क्या इसकी सीमा है, तो सबसे फर्स्ट है इस थ्योरी के द्वारा, जैसे कुछ विलायक दे रखे हैं SOCl2, जिसे क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन फॉस्जीन। क्या बोलते हैं अपन, फॉस्जीन कहते हैं। ये इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जब कहता है क्लोरोफॉर्म को अपन वायु में खुला रखते हैं तो फॉस्जीन जैसी जहरीली गैस बनती है, वो है। और दे रखा जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, एक और दे रखा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड आदि। यदि क्या हो विलायक के रूप में होते हैं
यदि ये सब क्या हो विलायक के रूप में होते हैं तो क्या कहता है अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं कर पाता है। यानी कि फॉस्फीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, BrF3 है आदि विलायक की उपस्थिति क्या कहता है ये अम्ल क्षार की व्याख्या नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से एक और पॉइंट बनता है, जैसे कि आपके पास AlCl3 है, BF3 है, B2H6 है आदि की क्या कहता है अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में व्याख्या नहीं करता है, आदि की अम्लीय प्रकृति को एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या करता है ये ब्रॉन्स्टेड लॉरेंज की तरह AlCl3, BF3, B2H6 आदि की अम्लीय प्रवृत्ति को व्याख्या नहीं कर पाता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट अपन के बन जाता है कि यानी कि इसके अंदर अम्ल और क्षार यानी कि वे अम्ल और क्षार जिनमें क्या हो प्रोटॉन नहीं तो देते हो और नहीं क्या कहते हो लेते हो, जो कहते हैं प्रोटॉन न तो देते हो और नहीं लेते हो, दोनों अवस्था नहीं हो, यानी वे अम्ल और क्षार जिनमें प्रोटॉन देने और लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है उनकी व्याख्या नहीं कर पाता है। यानी कि ऐसे अम्ल और एसिड और बेस जिसमें प्रोटॉन न देने को है न लेने को है उनकी व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये कुछ क्या दे रखी है, इसकी लिमिटेशन दे रखी है। फर्स्ट दे रखी है फॉस्फीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, BrF3 है आदि के विलायक के रूप में हो तो व्याख्या नहीं कर पाता है। AlCl3, BF3, B2H6 के अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में व्याख्या नहीं करता है और अम्ल क्षार जिसमें प्रोटॉन नहीं होते हैं उनकी व्याख्या नहीं करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो लाइक ठोको, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो में तैयार रहेंगे अपन लुईस अम्ल लुईस क्षार की अवधारणा को। बहुत बहुत धन्यवाद।